मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का जो पेपर सेकंड है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, स्टेट एग्जीक्यूटिव, द गवर्नर, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें आपसे हमने जो अभी तक शेयर किया उसमें गवर्नर के बारे में बताया कि भारत में राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। और हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद 153 में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था होगी या व्यवस्था की गई है। और जो संविधान का 7वां संशोधन हुआ 1956 में, उसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। उसके अपॉइंटमेंट के संदर्भ में आपको बताया हमने कि संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो अनुच्छेद 156 है उसमें भी स्पष्ट रूप से ये उल्लेख है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है। योग्यताओं के संदर्भ में हमने बताया कि 35 वर्ष का वो हो और केंद्र या राज्य विधायिका का सदस्य न हो। ये सारी बातें आपसे हमने शेयर की। उसके ओथ के संदर्भ में भी हमने बताया कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं और उच्च न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसकी सहायता से ये कार्य संपन्न किया जाता है। और वेतन और भत्ते के बारे में भी हमने आपको बताया कि राज्यपाल को 3,50,000 रुपये मासिक वेतन भी मिलता है। उसकी जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, इनके बारे में भी हमने आपसे चर्चा की कि राज्यपाल की शक्तियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो वे शक्तियां जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री की सलाह व सहायता से करता है अथवा उसकी मंत्रिपरिषद जो होती है मुख्यमंत्री की, और दूसरी वे शक्तियां जिनका प्रयोग वो स्वविवेक के आधार पर करता है। तो इसमें आपसे जो चर्चा की कि मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता से जो प्रयुक्त शक्तियां बताई गई, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, विवेकाधिकार की शक्तियां, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में जो शक्ति मिली हुई है, मुख्यमंत्री की विमुक्ति की शक्तियां, मंत्री अथवा मंत्रिमंडल को विमुक्त करना, विधानसभा की बैठकों का आह्वान करना, विधानसभा भंग करना, राज्यपाल का संबोधन या भाषण, राष्ट्रपति के पुनर्विचार को विधेयक को रोकना, ये सारी शक्तियों के संदर्भ में हमने आपसे विस्तृत रूप से चर्चा की। आज जो इस गवर्नर या राज्यपाल का जो अपना टॉपिक चल रहा है, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे चर्चा करेंगे कि राज्यपाल तथा राज्य प्रशासन, गवर्नर एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मैं आपसे बताऊं कि राज्यपाल व्यवहारिक रूप से राज्य की प्रशासनिक भूमिका का निर्वाह करता है, आप सभी को पता होगा। और राष्ट्रपति शासन के दौरान वह राज्य का वास्तविक प्रशासक होता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जो गवर्नर है या राज्यपाल है
वो प्रशासक का कार्य करता है। 1967 के बाद हमारे यहाँ राज्यों में अनिश्चित राजनीतिक स्थितियों ने राज्यपाल को परिस्थिति अनुसार सविवेक के प्रयोग के पर्याप्त अवसर दे दिए। राज्यपाल के जो अति उत्साह व पहल करने के व्यवहार से कभी कभी राज्य में कुछ सकारात्मक परिणाम भी आए हैं, तो कभी कभी वो विवादों में भी रहे हैं, आप सभी को मालूम होगा। जैसे अपन चर्चा करें कि गुजरात के राज्यपाल श्रीमन नारायण ने अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा में बहुत अधिक रुचि दिखाई थी, आप सभी को पता होगा। डेंग जिले में स्वतंत्र रूप से इस कार्य की देखरेख के लिए जिलाधीश नियुक्त किया गया। जिले में पंचायत की व्यवस्था नहीं थी। राज्यपाल की सलाह पर राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों का गठन करना स्वीकार किया। तो ये एक अच्छा काम आप कहा जा सकता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कभी कभी गवर्नर अति उत्साह या अपनी पहल के व्यवहार से राज्य में सकारात्मक परिणाम को जागृत करता है, सकारात्मक परिणाम देता है, कभी कभी विवादों में भी रहा है। तो राज्यपालों ने कई बार राज्य के कार्यों को अधिक गतिशीलता प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे उदाहरण के रूप में बताएं कि 1974 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री A.L. डायस ने राज्य में खराब सड़क व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय व लोक निर्माण विभाग के मंत्री को अपने पास बुलाया और सलाह दी कि सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग की सहायता लेनी चाहिए। उस समय यह कार्य कलकत्ता नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में था, पर राज्यपाल की सलाह पर तुरंत अमल किया गया और इस दिशा में वांछित कदम उठाए गए। तो ये एक सकारात्मक परिणाम कहा जा सकता है। विभाजन के पश्चात अस्त व्यस्त पंजाब में श्री CM त्रिवेदी ने कई बार मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश में सरोजनी नायडू व पश्चिम बंगाल में पद्मा नायडू ने मुसलमानों व शरणार्थियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और उड़ीसा में A.N. खोसला जो स्वयं इंजीनियर थे, उन्होंने भी राज्य में जल विद्युत संसाधन के विकास के लिए स्वयं एक योजना बनाई। और VV गिरी ने केरल के राज्यपाल के रूप में केंद्र से केरल हेतु अधिक अनुदान दिलाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर कई बार राज्यों में राज्यपाल का प्रशासनिक मामलों में अति उत्साह दखल अंदाजी की सीमा में आ गया और उसकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह भी लगने लगा या लगाया गया। जैसे 1967 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धर्मवीर ने जिला न्यायाधीशों व पुलिस अधीक्षकों को राजभवन बुलाकर उन्हें सलाह दी कि वे मंत्रियों के आदेश लिखित में ही स्वीकार करें। 1973 में बिहार के राज्यपाल R.D. भंडारी ने कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप जनसभाओं में लगाए। 1982 में बिहार के राज्यपाल ने उनसे मिलने आ रहे पत्रकारों पर हुई लाठीचार्ज पर खुली नाराजगी जाहिर की। डॉक्टर चेन्ना रेड्डी के तमिलनाडु में राज्यपाल के रूप में मुख्यमंत्रियों के साथ संबंध सहज नहीं रहे। इस कारण कई विवादास्पद परिस्थितियां उभर कर सामने आई। तो ऐसे व्यवहारों में राज्यपाल के वांछित तटस्थता के गुण पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कभी कभी जो गवर्नर हैं वो अपनी पहल के आधार पर कुछ सकारात्मक परिणाम देते हैं या सकारात्मक परिणाम आए हैं, लेकिन कभी कभी जब वो अति उत्साह या वो कुछ कह सकते हो कि प्रशासनिक मामलों में जब अति उत्साही दखलंदाजी करते हैं तो वहाँ एक प्रकार से उनका प्रश्न चिन्ह भी हमारे यहाँ लगा। तो ये एक प्रकार से राज्यपाल तथा राज्य प्रशासन का एक संबंध यहाँ हमारे देखने को मिला। राज्यपाल व राष्ट्रपति शासन के रूल का शासन है, जहाँ तक गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रूल, तो इसमें कहा जा सकता है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में आप सभी को पता है कि इसमें राष्ट्रपति यह महसूस करे कि किसी राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर शासन चलाया जाना संभव नहीं है, तब वह आपात स्थिति लागू कर सकता है। H.S. कथूरिया ने अपनी पुस्तक प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया में उन परिस्थितियों का विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया, आप सभी को पता होगा, जिसमें ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न होती है। वो स्थितियां कौन कौन सी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि कानून और व्यवस्था की विफलता, दल बदल के कारण राजनीतिक अस्थिरता, संसदीय व्यवस्था पर आघात या जैसे बहुमत खोने पर भी मुख्यमंत्री त्यागपत्र न देना, भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, अलगाववादी आतंकवादी गतिविधियां, राज्य सरकार के प्रति जनता का विरोध, बहुमत दल से जनता का विश्वास उठना, बहुमत प्राप्त होने पर भी कोई दल यदि सरकार बनाने से इनकार कर दे तथा अल्पमत दल को सरकार बनाने से रोके, गठबंधन सरकार का गठन न हो पाए, किसी विशिष्ट समस्या से बचने के लिए सरकार द्वारा स्वयं ऐसा प्रस्ताव रखना, ऐसे आपातकाल में ये परिणाम होंगे जैसे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त राज्य सरकार के सारे कार्य, कुछ कार्य राष्ट्रपति स्वयं ग्रहण कर ले, राज्य की विधायिका शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा संसद के अधीन किया जाए, आपातकाल घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक एवं वांछित कदम उठाए जाएं। तो ऐसा कोई भी घोषणा संसद के दोनों सदनों में रखी जानी चाहिए। संसद द्वारा समर्थित न होने पर 2 माह में ऐसी घोषणा स्वयं निरस्त हो जाती है, अर्थात 2 माह के अंदर संसद द्वारा घोषणा को स्वीकृति मिल जानी चाहिए। यदि इन 2 महीनों के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है और राज्यसभा ने इसे सहमति प्रदान कर दी है तो नवगठित लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन समाप्त होते ही यह उद्घोषणा भी समाप्त हो जाती है या हो जाएगी, और इस बीच नवगठित लोकसभा भी अपनी सहमति दे देती है तो घोषणा लागू होने के 6 महीने तक चल सकती है। उनकी अवधि 6 महीने करके कई बार बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इन सब की कुल अवधि 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, संविधान संशोधन ने यह अवधि और भी आगे बढ़ाई जा सकती है, जैसे जम्मू तथा कश्मीर के मामलों में हुआ। तो अनुच्छेद 355 का सहज परिणाम है तथा दोनों अनुच्छेद एक दूसरे से सहज रूप से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य में संवैधानिक शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करे। यदि सुदृढ़ तथा सक्षम शासन संभव नहीं हो रहा हो तो अनुच्छेद 356 की मदद से स्वयं प्रयास करे। राज्यपाल सव्य का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजता है, इसके लिए उसे मुख्यमंत्री से सलाह लेना व्यवहारिक नहीं है, अन्यथा होगा यह कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिवेदन स्वीकार करना या उसकी सलाह देने का तात्पर्य होगा कि उसकी सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है। तो राज्यपाल को प्रतिवेदन भेजते समय सरकार के संवैधानिक आधार पर न चलने के पर्याप्त आधार होने चाहिए। तो ये राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन के रूल में जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। कल जो आपका ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें अपन चर्चा करेंगे राज्यपाल यानी कि गवर्नर संघ का अभिकर्ता, एजेंट ऑफ द सेंटर, इसके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।